हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपका हम मैथ का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं जो कि मॉडल पेपर बना है। और ये आपके 2024 में यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर कैसे आएगा उसके बारे में आज डिस्कशन किया जाएगा और उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसको बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम का ये मॉडल पेपर। और उसमें पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू के आपके लगभग 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मान लीजिए कि एफ एक्स इज टू 2x। पहले लिख दे जो हम कर रहे हैं, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है 2024 का मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ एक्स इज टू 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r इंप्लाइज r। हमें एफ एक्स सच दैट, गलत हो गया ये, फिर से लिखते हैं। दिया गया है एफ एक्स इज टू 3x, पहले कहा गया एफ एक्स जो है हमारा वो 3x है, और ये f सच दैट r इंप्लाइज r यानी रियल नंबर और साथ में दूसरा भी रियल नंबर। ठीक, तो सही उत्तर क्या है? ये f एक ही अच्छादक है, f बहु एक अच्छादक है, या f एक ही है परंतु अच्छादक नहीं है, f ना तो एक ही है ना ही अच्छादक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा सोल्यूशन शुरू कराया जाएगा कैसे? देखो दोनों चीज को निकालो। देखो एक ही क्या होता है? एक ही होते हैं वन फंक्शन, यानी एक का एक आंसर, एक फंक्शन का एक डोमेन का एक रेंज। तो यहां पे अगर हम इसकी कंडीशन पढ़ें कि अगर x1 आपका x2 के इक्वल होगा, इसकी दोनों कहानी यही है, x1 अगर x2 के इक्वल होगा तो इसका fx1 भी हमारा fx2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको दिखाने के लिए हमने पहले 3 से अगर मान लिया मल्टीप्लाई कर दें, भाई दोनों ओर 3 है तो 3x1 बराबर 3x2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका fx1 भी जो है वो fx2 के इक्वल है। एक ही कहता है, अगर कोई एक डोमेन यूज कर रहे हो तो उसका रेंज भी एक ही आएगी, कोई बदलेगी नहीं। या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर x1 x2 के नॉट इक्वल टू है तो इसमें दोनों ओर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए जाए, दोनों ओर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा ये पता चल गया कि हमारा fx1 भी नॉट इक्वल टू fx2 है। ये दोनों शर्तें जो हैं आपकी जो शो होती हैं वो एक ही फलन यानी कि वन फंक्शन को शो करती हैं। ये वन फंक्शन यानी कि हम लोग कहते हैं एक फलन। एक चीज तो है, एक ही है। अब पहली जांच आपकी हो गई वन फंक्शन। अब सेकंड जांच पे आ जाते हैं कि सेकंड जांच देखते हैं इसकी क्या होगी। तो सेकंड जांच के लिए हमें अब देखना है कि अच्छादक है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में यही 2 टॉपिक दिया गया है। कहा गया है कि एक ही है अच्छादक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहा गया एक ही है अच्छादक नहीं है। तीसरा कहा गया अच्छादक है एक ही नहीं है। चौथा कहा गया ना तो एक ही है ना तो अच्छादक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो अब अच्छादक की पहचान क्या है? अच्छादक कहते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन को, ऑन टू फंक्शन। ऐसे आपको ऑन टू फंक्शन हुआ जिसको हम लोग अच्छादक नाम से जानते हैं, अच्छादक फलन के नाम से जानते हैं। ये जो होता है इसकी कई शर्तें ये हैं कि जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, जितने भी आपके डोमेन होंगे, उन रेंजों को आपस में बनाएंगे और सब के सब यूज में आएंगे। यानी डोमेन एंड रेंज सब के सब यूज में आने चाहिए। यहां पे अगर आपका ये डोमेन है, ये बगल में आपका को डोमेन है, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं। इसके बगल में बैठा हुआ है वो हमारा सब प्रांत है। अब यहाँ पे अगर मान लिए ए बी सी लिखा हुआ, डी भी लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा ए के साथ इसका रिलेशन है, बी के साथ इसका रिलेशन है, और इसके कम कर दे नंबर, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा मामला। और सी के साथ इसका रिलेशन है और डी के साथ भी इसका रिलेशन है।
यानी सारे के सारे एलिमेंट यूज में आ जा रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बच रहा है, वो हमारा अच्छादक को शो करता है। अब वो कैसे पता चले, उसके लिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो हम देखते हैं। हमें एफ एक्स बराबर दिया गया था 3x, इसको हमने y लेट कर लिया, y इसका टू यहाँ पे हो गया 3x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू y अपॉन में 3, y अपॉन में 3। तो ये क्या पता चल रहा है यहाँ पे, अब यहाँ y की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, रियल नंबर कहा गया था, क्वेश्चन में लिखा होता है f सच दैट r इंप्लाइज r। अब y की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रखे, चाहे रियल नंबर है तो रियल नंबर है, कोई नंबर रखा जाए, लेकिन x का आंसर जो आ रहा है, डोमेन आ रहा है, वो खाली एक ही दो आ रहा है, तो यानी ये अच्छादक नहीं है, एक ही है लेकिन अच्छादक नहीं है, अच्छादक को शो नहीं करे, क्योंकि डिवाइड करने के बाद कुछ ही आंसर मिले। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे आंसर जैसे मिल लिख देते हैं, हमने रियल नंबर में एक सीधा सीधा नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया, यहाँ पे भी हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। तो अब यहाँ पे y माना गया था, y इक्वल टू हमारा 3x चल रहा है, तो 1 रखने पे तो हमारा 3 आ रहा है, 2 रखने पे हमारा कितना आ जा रहा है बेटा, 6 आ जा रहा है, 3 रखने पे हमारा आगे कुछ आ रहा होगा, यानी बाकी एलिमेंट हमारे बचे रह जा रहे हैं। और अच्छादक ये कहता है कि जितने डोमेन उतनी रेंज बनेगी, अंदर में कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए ये एकेकी है लेकिन अच्छादक नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें देखा जाए, ऑप्शन में जो मिलेगा एकेकी फलन है, कौन सा नंबर ऑप्शन इसमें, फलन है परंतु अच्छादक यानी ऑन्टो नहीं है, फलन नहीं है। ऑप्शन क्या है इसमें, नहीं है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि समुच्च n में r a कामा b इजकल टू a इजकल टू b माइनस 2, जबकि b की वैल्यू 6 से बड़ी है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है समुच्च के कंडीशन में r के साथ ऐसे लिखा हुआ r इजकल टू a कामा b, ये रिलेशन a कामा b का है संबंध, a को कहा गया वो b माइनस 2 है, b ग्रेटर देन 6, b की वैल्यू 6 से बड़ी है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन है, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, सही उत्तर कौन है, 2,4 बिलोंग्स टू r, दूसरा कहा गया 3,8 बिलोंग्स टू r, ये आपका रिलेशन में है, नंबर 2 ऑप्शन दिया गया था। नंबर 3 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 6,8 बिलोंग्स टू r, नंबर 4 दिया गया है 8,7 बिलोंग्स टू r। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ a कामा b लिखा हुआ है और b को 6 से बड़ा रखना है। अगर b को 6 से बड़ा रखना है तो 6 से बड़े नंबर हमें कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ 8 मिल रहा है या तो 7 मिल रहा है, 8 या 7। अब अगर आपने यहाँ पे a इक्वल टू 8 माइनस 2 रखा तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, थर्ड ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही है जिसके बीच में पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई पार्ट का है, बाई पार्ट का क्वेश्चन है। बाई पार्ट का क्वेश्चन क्या है बेटा, x e की पावर x dx दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन इसका है एमसीक्यू का, गा, इसको गा लिखा गया है। बाई पार्ट का इसका आंसर पूछा गया क्या होगा, एक तो लिखा गया पहले ऑप्शन में e की पावर x, दूसरा लिखा हुआ है ऑप्शन में आपका x प्लस वन e की पावर x, तीसरा लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन में x माइनस 1 e की पावर x, चौथा लिखा गया है ऑप्शन में x स्क्वायर बाय 2 e की पावर x, x स्क्वायर बाय 2 e की पावर x।
अब ऑप्शन बताना है तो बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बाय पार्ट को सॉल्व किया जाए x e की पावर x, तो हम लोगों ने पढ़ा आइलेट क्या होता है? I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक और A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, E फॉर एक्सपोनेंशियल। और एल्जेब्रिक जो है वो एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग सेकंड मानेंगे। फॉर्मूला होता है इसका, अगर दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट रूल में बन रहे हैं जो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट द्वारा नहीं हट रहे, प्रतिस्थापन द्वारा नहीं हट रहे हैं, तब बाय पार्ट लगाते हैं। तो f1x को आगे लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे f2x का, माइनस डी बाई डी एक्स करते हैं जिसको फर्स्ट मानते हैं, फिर f2x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर होल dx लिख देते हैं। ये मामला है होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको इसके हिसाब से लिखें, x e की पावर x dx, तो x आगे लिया, e की पावर x dx, d बाई डी एक्स, x e की पावर x dx का होल dx, तो आ गया x e की पावर x माइनस में 1 इंटू e की पावर x dx, यानी x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, e की पावर x को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? e की पावर x को कॉमन ले लें तो x माइनस 1 आ रहा है, प्लस c तो चलो कांस्टेंट वैल्यू। इसमें कोई ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे। नोट करते चले आप लोग। नोट हो चुका है? चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर जो है गा है, गा हो गया घा। 2x स्क्वायर d2y अपॉन में dx2 माइनस 3 dy बाई dx प्लस का y इज इक्वल टू 0। इसमें पूछा ये जा रहा है कि कोटि कौन सी है, ये बताइए। कोटि या घात होता है? कोटि बोलते हैं या घात? कोटि कहते हैं हम लोग, जो कोटि वर्ड आता है बेटा, इस कोटि का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। और जो घात होती है, जो घात होता है उससे बोलते हैं हम लोग डिग्री। ये डिग्री होती है। तो कोटि क्या होती है? जब एक बार डिफरेंशिएशन होता है, एक बार डिफरेंशिएशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि, यानी फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि कहलाती है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, 2 बार अवकलन कर दोगे तो ये द्वितीय कहलाई जाती है। अगर 3 बार कर दोगे तो तृतीय कहलाई जाती है। और घात क्या होती है? घात उसे कहते हैं कि अगर एक बार डिफरेंशिएशन खाली लिखा हुआ है तो ये आपका प्रथम घात है, प्रथम घात है। अगर यहां पे लिखा हुआ है dy बाई dx का होल स्क्वायर तो ये द्वितीय घात है, यानी इसकी होल पावर को हम लोग घात कहते हैं। अब इसको अगर पूरा पढ़ा जाए तो कहेंगे हम लोग ये प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि और प्रथम घात है, द्वितीय घात है, यानी ये द्वितीय घात है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें यहाँ पे d2y बाई dx2 और नीचे लिखो, बाहर भी यहाँ पे 2 लिखा हो तो क्या कहलाएगा? ये द्वितीय कोटि होगी और द्वितीय घात। जिसकी कोटि बड़ी होती है उसी को चेक करते हैं। अगर हमसे कोटि पूछा गया तो जो सबसे बड़ी कोटि होगी इसको देखोगे, और अगर कोटि और घात दोनों पूछ लिया गया है तो कोटि जिसकी देखोगे उसी की पावर घात को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कोटि कौन है हमारी? तो हम कहेंगे द्वितीय कोटि है। इसका आंसर होगा द्वितीय कोटि। ऑप्शन में कोई है? फर्स्ट है, द्वितीय कोटि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी 2 फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। अब आते हैं परस्पर लंब। वेक्टर फॉर्म में ये बड़ा ही मजबूत क्वेश्चन होता है बेटा। कभी भी वेक्टर फॉर्म में 2 टाइप से डॉट मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। डॉट मल्टीप्लाई का रूल होता है, अगर आपका a की वैल्यू यहां पे दिया गया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप,
और b की वैल्यू दी गई है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और कह दिया इन्होंने कि डॉट मल्टीप्लाई कीजिए। तो डॉट मल्टीप्लाई में हम लोग करते क्या है, a डॉट बी, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, a डॉट बी। तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और डॉट लगाएंगे यहाँ पे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और इसकी शर्तें ये होती हैं डॉट में कि अगर i डॉट i होगा तो 1 होगा, j डॉट j होगा तो 1 होगा, k डॉट k होगा तब 1 होगा। और परस्पर लंब यानी अगर i डॉट j, दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट में 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए ये 0 हो जाता है, j डॉट k ये भी 0 बनाएगा, k डॉट i ये भी 0 बनाएगा, ये सब के सब 0 बनाएंगे। तो यहां पे अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारा आता है, सिर्फ सेम सेम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी करते ही नहीं है। a1 b1 i डॉट i, a1 b1 i डॉट i, a2 b2 j डॉट j, a3 b3 k डॉट k कैप में। अब यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई i डॉट i 1 होता है तो इसका आंसर होगा, स्केलर होता है इसलिए क्योंकि a1 a2 हो गया, a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3, ये इनका हो गया। अब अगर खास तौर से कह रहा है कि ये परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब होने की शर्तें होती है कि हमारा a डॉट b जो होगा वो आपका 0 होगा, a डॉट b 0 रखा जाएगा, यानी इनको बराबर 0 में रखा जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0 रखा जाएगा। ये परस्पर लंब की शर्तें होती हैं। अगर इसमें समांतर कह देता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर भी है, तब हम इनके रेशियो को कंपेयर करते हैं, a1 b1 बराबर a2 b2 बराबर a3 b3। अगर इनके रेशियो आपस में बराबर चल रहे, बैलेंस चल रहे हैं, तो प्रूव हो जाता है कि ये समांतर है। ठीक है, तो अब इनका हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया उस पर आते हैं। दो वेक्टर दिए गए हैं और कहा गया परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान निकालिए। अब जल्दी से आप लोग निकाल के हमें पहले बताएं। 2i कैप ए दे रखा है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप। दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करके 2 कितना आ रहा है, 2 माइनस 4, हाँ 2 आएगा, आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है, आंसर इसका कितना आएगा, 2 आएगा। निकाल के दिखा देते हैं कैसे किया गया है। अगर परस्पर लंब जैसे ही कहे तो ये दो वेक्टर जो आपको दिख रहे हैं, दो वेक्टर दिख रहे हैं, a डॉट बी इक्वल टू 0 लिखिएगा। लिखने के बाद ए के एलिमेंट हमें जो दे रखे हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इनटू में डॉट मल्टीप्लाई i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप इक्वल टू 0। तो ये 2i डॉट i पूरा ही सही लिखना, माइनस 4j डॉट j, क्योंकि माइनस और प्लस 1 से हो गया तो लिखा गया, लैम्डा और 1 से होगा तो लैम्डा k डॉट k इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 आया, ये 4 आया, ये लैम्डा आया, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। लैम्डा की वैल्यू होगी 2। ठीक, अब अगला आता है, दिखाइए कि फलन, पहले कॉस इनवर्स, इससे पहले दूसरे का पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है बेटा, कॉस इनवर्स, कॉट है, अच्छा कॉट इनवर्स वन माइनस 1 बाई अंडर रूट 3
का मान बताइए। एक चीज आप लोग को बताई थी, याद होगा, मुख्य मान निकालना ना, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू। बेटा अगर कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स देखना, साइन इनवर्स माइनस एक्स देखना है तो इसका माइनस बाहर लेके साइन इनवर्स एक्स करके इसका मुख्य मान बता देना। ये साइन का रूल है। जो साइन का रूल है वही इसके बाद हम लोग टेन के साथ भी करते हैं। टेन माइनस वन एक्स देखना माइनस में, तो माइनस बाहर लेके टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू बता देना रख के। अगर कॉसेक देखना तो कॉसेक के साथ भी यहाँ पे ही करेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर लेके कॉसेक इनवर्स एक्स निकाल देंगे। ये तीन नियत है। लेकिन अगर हम कॉस को देखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो तुरंत पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देना, पाई माइनस कॉस। अच्छा जैसे कॉस कर रहे हैं तो कॉस के बाद इसके बाद कॉट का आता है, क्योंकि कॉट में कॉस ऊपर होता है, जो ऊपर होता है उसी को लिखते हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स देखेंगे तो यहाँ पे भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेक को देखेंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक भी होता है, ये माइनस में देखेंगे तब इसको भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें कॉट वाला दिख रहा है, तो कॉट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 लिख दें। अच्छा कॉट कितना, किसका मान होता है ये, तो कॉट 60 का होता है, कॉट 60 का, यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई/3। कॉट 60 का मान 1/√3। कॉट से कॉट चला गया, क्या बचा रह गया, पाई माइनस पाई/3। आंसर बेटा क्या आ जाएगा इसका, 2π/3। ठीक है, नोट कर लें इसे। इसको लग रहा 3 शिफ्ट में बनाना पड़ेगा। दिखाइए कि फलन fx बराबर मॉड x, x बराबर 0 पे संतत है। मॉड और ग्रेटेस्ट वैल्यू के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस समय जो है, जैसे कि लोग बोलते हैं ये रील बड़ी ट्रेंड में चल रही है, वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, पूछे जा रहे हैं हर जगह के मॉड, कभी मॉड साइन एक्स लिखा मिल रहा है, कभी मॉड एक्स मिल रहा है, कभी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स लिखा मिल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं काफी। अब संतत है या नहीं ये पूछा गया है। आगे चलें, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है ना, दूसरे का दूसरा है, और उसमें कहा यह गया है कि एफ एक्स जो है हमारे पास है वो क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, मापांक एक्स है, ये संतत है कि नहीं ये पूछा गया है, यही डिस्क्राइब करना है ना, कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। पहले काम करना है एफ एक्स इक्वल्स टू, यहां पे आप ब्रैकेट बना के x की वैल्यू अगर हम 0 से शो करके, 0 से छोटा है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो किस में जाएगी ये माइनस का x होगा, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जा रही है तो प्लस का x होगा। ये इतनी बात हो गई। अब लिखना है हमें संतत है कि नहीं है, तो पहले अब शुरुआत कैसे करते हैं, लिखेंगे लिमिट, पहले डायरेक्ट लिख लेना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अगर x यहां पे हम 0 रख दे रहे हैं, 0, तो क्या आ जाएगा ये मॉड ऑफ 0, और 0 की वैल्यू क्या होती, 0 हो गई। ठीक, सेकंड पे आ जाए, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स इसकेस टू लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h लिखा जाता है। अच्छा, लिमिट h टेंड टू 0 f माइनस h क्या है, f माइनस h यानी माइनस में मॉड का h, मॉड का h ही तो हो रहा है। इस ग्राफ से हमें यह पता चला कि आप x की वैल्यू, ये हमारा fx क्या होता है और ये हमारा होता है x का पॉजिटिव डायरेक्शन, x का नेगेटिव डायरेक्शन।
अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तब भी आपका पॉजिटिव में मिलेगा, छोटी लेंगे तब भी आपका पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए मॉड h को हम लोग प्लस का h लिख देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन तो हमारा पॉजिटिव ही बनेगा, ये नीचे थोड़ी ना जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा, तो ये हमेशा में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, सिर्फ h, और ये आ गया आपका 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, जहां मॉड x है 0 प्लस h, यानी इसका भी आ गया हमारा 0। तीनों 0 आ रहे हैं, लेफ्ट भी 0, राइट भी 0, डायरेक्ट भी 0, तो आंसर क्या मिला, 0 है, 0 संतत कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, तो आंसर इसका कॉन्टिन्यूटी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया अभी पुराना, कि हमें कोटि और घात पूछ ली गई है। पांचवें के दूसरे के गा में कोटि और घात पूछ लिए गए। रब कर दें, तो आते हैं नेक्स्ट पे। अगर दे दिया गया हमें गा नंबर, क्या दिया गया है, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और कहा गया है कि इसकी कोटि और घात बताइए। कोटि कितनी है इसकी, और घात, जिसकी कोटि उसी की घात, सबसे बड़ी कोटि ढूंढो, कहोगे इसकी कोटि, यानी कि ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर इसका जो है वो कितना है, 2 है। तो घात यानी कि डिग्री, डिग्री बोलेंगे कितनी है, 1, इसकी घात जो पावर बनेगी वो 1 ही है आपकी, ठीक। तो ये आपका हो गया, एक नंबर फालतू का आ गया। बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखाओं के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक डायरेक्शन रेशियो होता है, एक डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन रेशियो को जो है दिक अनुपात बोलते हैं हिंदी में, और डायरेक्शन कोसाइन को दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को दिक कोसाइन। फॉर्मूला क्या होता है, हमें 2 पॉइंट दिए गए, हमें मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट हमें दिया गया x1, y1, z1, एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें x2, y2, z2, और कहा गया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में DCS लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक। फिर आ जाते हैं दूसरा, कॉमा लगा के y2 माइनस y1, और पूरा सिमिलर फॉर्मूला यही लिखते हैं। फिर आ जाते हैं तीसरा, z2 माइनस z1, पूरा सिमिलर फॉर्मूला ही लिख देते हैं। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकालने का होता है। डायरेक्शन कोसाइन, अगर हमसे दिक अनुपात पूछा होता है, यानी डायरेक्शन रेशियो पूछा होता है, तो सिर्फ खाली x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके बता देते हैं, ठीक है। अब रख के देख लेना वैल्यू जो है, क्या क्या वैल्यू दी गई है। वैल्यू क्या दी गई हमें, पहली वैल्यू है -2, 4, -5, और दूसरी क्या दी गई है 1, 2, 3। तो अगर हम पहला एलिमेंट निकाल लें, जिसको L से लिखते हैं, अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं, L बराबर लिखते हैं x2 माइनस x1
अपॉन में LMN में तोड़ते हैं इसको, x2 माइनस, एक ही बार इसको पहले निकालो तो ज़्यादा बेटर है। इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। अब पहले PQ निकालो, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो ना, पहले PQ निकालो। PQ क्या होगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 4 64, ऐसे ही हो रहा है। टोटल कितना हो गया, 68 में 9 जोड़ दे तो 77, ये 77 आ गया। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जिसको हम लोग LMN नाम से जानते हैं, और L हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ, z2 माइनस z1 अपॉन PQ। ये तो फॉर्मूला लिखा था। अच्छा, x2 माइनस x1 क्या मिल रहा है हमें, 3 भाई, यहाँ पे मिला 2 1, और यहाँ पे माइनस, माइनस का 2 अपॉन में √77। दूसरा क्या है, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 अपॉन में √77। तीसरा क्या है, 3 प्लस 5 अपॉन में √77, यानी आपका आ गया 3 अपॉन √77 माइनस का 2 अपॉन में √77 और 8 अपॉन रूट में 77। ये इसका डायरेक्शन कोसाइन आ गया। बात समझ में है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। अगर रेशियो पूछता है तो खाली 2 पॉइंटों का डिफरेंस निकाल देते हैं। 3 टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम लोग ये 2 पॉइंट वाला पढ़े, 1 पॉइंट से भी निकलता है और डायरेक्ट एक इक्वेशन से भी बनता है, वो आगे देखा जाएगा। तब कर दें, चले अगला देखिए क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर देते हैं, इसके बाद तीसरे से नेक्स्ट टर्म में बताएंगे। यदि PA बराबर 7/3, PB बराबर 9/13, PA इंटरसेक्शन B बराबर 4/13, PA बराबर जो है 7/13, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और PB बराबर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 9/13, 9/13। PA इंटरसेक्शन B बराबर जो है, PA इंटरसेक्शन B वो 4/13, 4/13। तो PA अपॉन B के बारे में पूछा गया है। बेटा PA अपॉन B अगर लिखा मिले तो फॉर्मूला लिखोगे PA इंटरसेक्शन B, अपॉन में कौन नीचे है, B है, तो PB। अगर PB अपॉन A कह दिया होता, यानी A के रेस्पेक्ट में B का प्रोबेबिलिटी बताना, तो ये ऊपर वही रहता, PA इंटरसेक्शन B रहता, लेकिन नीचे क्या हो गया होता, P हो गया होता। तो हमसे ये पूछा गया, तो इसके हिसाब से हमें क्या दे रखा है, 4/13 और 9/13, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4/9। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसके आगे तीसरे से नेक्स्ट टर्न में करा देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू।